गांव में माधव नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी शांति और उसका इकलौता बेटा रघु ही उसका छोटा सा परिवार थे। वह हर रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से घर चलाता। एक दिन सुबह की बात है। क्या जी, इतना दिन चढ़ गया, अभी तक लकड़ी काटने नहीं गए? क्या बताऊं भाग्यवान, अब तो जंगल में पेड़ों की बहुत कमी हो गई है। और तुम तो जानती हो, अगर अच्छी लकड़ी ना मिले तो बाजार में दाम भी अच्छा नहीं मिलता। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घर पर बैठे रहे। इसी काम से तो हमारा पेट पलता है ना। सही कह रही हो शांति, बचपन से यही काम करता आया हूँ। कोई और हुनर भी तो नहीं है मेरे पास। भाग्यवान, तो थोड़ा कष्ट सह कर ही सही जंगल चले जाओ। मेरा मन कहता है कि अगर ढूंढो तो कोई ना कोई पेड़ जरूर मिलेगा। देखो ना, घर में तो कुछ भी नहीं है पकाने को। अगर तुम आज बाजार से कुछ ना लाओ तो तीनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। ठीक है भाग्यवान, जाता हूँ, जरा मेरी कुल्हाड़ी तो निकाल दो। शांति घर से कुल्हाड़ी निकालकर माधव को देती है और माधव कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। माधव का एक बेटा है, नाम है रघु। वह सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। उसे किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं है। नहीं भाई, माँ बाप के साथ घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे ही थोड़ा बैठते हैं काम का हुक्म मिल जाता है। हर समय बस काम और काम। अब तो जीने का मन ही नहीं करता। काश मैं भी कोई राजा होता, सब लोग आकर मेरी सेवा करते, कितना अच्छा होता। अकेले बड़बड़ाते हुए रघु दूर निकल जाता है। इस बीच माधव जंगल के भीतर पहुंच चुका है। कांधे पर कुल्हाड़ी लिए वह इधर उधर अच्छे पेड़ की तलाश कर रहा है। अरे बाप रे, कितनी देर से जंगल में भटक रहा हूँ, एक भी अच्छा पेड़ नहीं मिला। लगता है जंगल में भी अब अक्ल शुरू हो गई है। ऐसे में गुजारा कैसे करूं? चलो भाई, आगे और चलकर देखता हूँ। अगर कोई अच्छा पेड़ मिल गया तो उसी को काट कर बाजार ले जाऊंगा। माधव और थोड़ा आगे बढ़ता है। वहां उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। वह पेड़ के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगता है। अरे वाह, बहुत समय बाद ऐसा पेड़ मिला है। मोटा भी है और लंबा भी है। अगर इसे काट पाओ तो बहुत लकड़ी मिलेगी और बाजार में अच्छा दाम भी मिल सकता है। चलो देर ना करके काटना शुरू कर देता हूँ। माधव ने जैसा सोचा वैसा किया। माधव कुल्हाड़ी से पेड़ के तने पर वार करने लगता है, लेकिन कुछ वार करने के बाद ही वह थक कर चूर हो जाता है, क्योंकि पेड़ काफी मोटा था और वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, बस कुछ ही वार में तो थक गया। यह पेड़ बहुत मजबूत है, कुल्हाड़ी जैसे असर ही नहीं हो रहा है। काश आज मेरा बेटा मेरे साथ होता तो इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। दोनों मिलकर जल्दी से काट लेते हैं, लेकिन क्या करें, ऐसा बेटा मिला है जिसे काम का नाम सुनते ही चक्कर आने लगता है। माधव जब अपने बेटे के बारे में सोचकर चिंतित बैठा था, तभी उसी पेड़ से थोड़ी दूर पर घने जंगल में दो घोड़े आकर रुकते हैं। उन पर भी दो डाकू सवार थे और उनके पास बहुत सारा खजाना भी था, जिसे वो कहीं से लूट कर ला रहे थे। उस्ताद, मुझे लगता है यह जगह सबसे सही रहेगी। इतने घने जंगल में इतनी दूर आने की किसी की हिम्मत नहीं। अगर हम यहाँ खजाना यहाँ छुपा दें तो किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगेगी। बाद में हम आसानी से आकर इसे ले लेंगे। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। यह जगह तो काफी सुरक्षित लगती है। जल्दी से घोड़े से सब पोटलियां उतार लेते हैं। जितनी जल्दी हो सके सब यहीं छुपा देते हैं। दोनों डाकू
तेजी से घोड़े से पोटलियां उतारने लगते हैं। और उधर जब माधव को घोड़ों की खुर्रों की आवाज सुनाई देती है, वह चौंकता है। इस जंगल में घोड़े मैंने पहले तो कभी नहीं देखे, लेकिन मैंने ठीक ठाक आवाज सुनी है। जरूर कहीं पास में ही होंगे। चलो जाकर देखता हूँ। माधव धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है कि 2 डाकू घोड़े से पोटलियां उतार रहे हैं। वह खुद को एक झाड़ी के पीछे छुपा लेता है और उनकी हरकतें देखने लगता है। अरे ये तो कोई डाकू लग रहे हैं। लगता है अपनी लूट का खजाना इस जंगल में छुपाने आए हैं। मुझे यहीं छिपे रहना हुआ। अमदा सच्चा अंतार होगा। अगर गलती से भी इन्होंने मुझे देख लिया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माधव छिपकर सब देखता रहता है। उधर डाकू लोग पोटलियां झाड़ी के अंदर छुपाकर ऊपर से और भी झाड़ झंकार डाल देते हैं। उस्ताद, हो गया काम। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब हम निश्चिंत हैं। चलो आगे डकैती करने चलते हैं, फिर लौटकर यहीं से खजाना ले लेंगे। हाँ चलिए, इतनी बढ़िया जगह मिली है, अब तो मजे से काम होगा। दोनों बातें करते हुए घोड़े पर चढ़ते हैं और जंगल की गहराई में गायब हो जाते हैं। उधर माधव अभी भी डर के मारे झाड़ी के पीछे छिपा बैठा था। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इतनी सारी धन संपत्ति मैंने कभी नहीं देखा है। अगर यह सब मुझे मिल जाए तो मैं इस गांव का सब अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे फिर कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, अभी उस खजाने के पास जाना सही नहीं होगा। हो सकता है कि वह डकैत दूर से छिपकर सब कुछ देख रहे हो। अगर मैं गया तो वह मुझे मार डालेंगे। एक काम करता हूँ, अभी चुपचाप मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। कल आकर कुछ ना कुछ उपाय करूंगा। माधव अब लकड़ी नहीं काटता। वह कुल्हाड़ी लेकर चुपचाप जंगल से बाहर निकल आता है। गांव के रास्ते पर चलते हुए उसकी अचानक एक आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम था श्याम। श्याम उस गांव का सबसे धूर्त और भी चालाक आदमी था। माधव को इस समय जंगल से खाली हाथ लौटते देख वह हैरान हो जाता है। ये क्या माधव भाई, तुम इतनी जल्दी जंगल से लौट आए और साथ में कोई लकड़ियां भी नहीं लाए हो। लगता है आज लकड़ियां नहीं काटी। क्या बात है? मत पूछो भाई, एक भी पेड़ काटने लायक नहीं मिला। ऐसे में क्या काटता। अब तो पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। वही तो, ऊपर से पूरे गांव में अनाज की भारी कमी हो गई है। बाजार में कोई भी सामान नहीं है, ना चावल, ना दाल, ना सब्जियां। पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई है। यह क्या कह रहे हो भाई? अगर ऐसा रहा तो पूरे गांव में भुखमरी का संकट आ जाएगा। इतने लोग कैसे बचेंगे? मैं चलता हूँ माधव, घर जाकर देखता हूँ कुछ किया जा सकता है या नहीं। ऐसे भूखे तो मर नहीं सकते। यह कहकर श्याम चला जाता है और माधव भी घर की ओर लौट जाता है। माधव को इतनी जल्दी खाली हाथ लौटते देख उसकी पत्नी शांति हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? आज लकड़ी नहीं काटी और कोई बाजार का सामान भी नहीं लाए। खाना कैसे बनेगा? हम खाएंगे क्या? अब क्या बताऊं भाग्यवान, एक भी पेड़ काटने के लिए पसंद नहीं आया, इसीलिए लौट आया। और बात रही खाने की, तो भाग्यवान गांव के चीज, बाजार में तो अनाज की भयंकर कमी हो गई है। बाजार में तो कुछ भी नहीं है, ना चावल, ना दाल, ना सब्जियां। ये क्या कह रहे हो आप? तब तो गांव वालों की हालत और भी खराब हो जाएगी। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। गांव के मुखिया के घर के बाहर कुछ गांव वाले इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे थे।
उनकी बातों की आवाज सुनकर मुखिया साहब बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ तुम्हें? सब इस तरह इकट्ठा होकर क्यों आए हो और इतना शोर क्यों कर रहे हो? हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास भी कुछ नहीं है। अचानक गांव की सारी फसलें नष्ट हो गई हैं और इसी से अनाज की कमी हो गई है। मुखिया साहब, अगर आप थोड़े समय के लिए गांव वालों को कुछ पैसे और राशन दे देते तो हम सब जिंदा रह सकते। ये कैसे संभव है? मेरी हालत भी तुम सब जैसी ही है। मेरे पास भी पैसे नहीं है और घर में खाने का एक दाना नहीं है। पूरे बाजार में घूम के आया, लेकिन एक दाना नहीं मिला। अब क्या उपाय करेंगे मुखिया जी? अगर यह हाल कुछ दिन और चला तो गांव के लोग मरने लगेंगे। अब तो एक ही उपाय है, बहुत सारी रकम की। उस पैसे से दूसरे गांव से अनाज खरीदना होगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम अब कहां से आएगी? मुखिया की बातों का लोग कोई जवाब नहीं दे पाए और सभी निराश होकर अपने घर लौट गए। उधर रघु पूरे दिन गांव में घूमने के बाद घर लौटता है और देखता है कि उसके पिता माधव आंगन में घर के बाहर बैठे हैं। पिताजी, पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। किसी के भी घर में खाना नहीं है, लोग भूख से तड़प रहे हैं। गांव की हालत बहुत खराब हो गई है। हाँ, मैंने सुना। अब हमें जमींदार साहब से मिलना चाहिए। अगर वह इस मुश्किल समय में हमारी कुछ मदद कर दे तो हम जिंदा रह सकते हैं। आपको क्या लगता है पिताजी कि कोई गया नहीं? अभी अभी रामवीर काका कुछ गांव वालों को लेकर जमींदार के पास गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन साहब की हालत भी वही है। उन्होंने कहा अगर बहुत बड़ी रकम की इंतजाम हो जाए तो बाहर से खाना लाकर इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। रघु के मुंह से बहुत सारा पैसा जुटाने की बात सुनकर माधव को जंगल में हुई घटना याद आ जाती है। वह अचानक खुशी से चमक उठता है और रघु से कहता है, मुझे पता है पैसा कहाँ मिलेगा बेटा। जगह ढेर सारा पैसा छुपा हुआ है। अगर वह हम ले पाए तो पूरे गांव का दुख खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं पिताजी? सच में इतना पैसा है? आपको उसका पता है क्या? कहाँ है वो? तू मेरे साथ चलेगा ना बेटा? जरूर चलूंगा पिताजी। मैं अब गांव वालों का तकलीफ नहीं देख सकता। अगर भलाई के लिए कुछ करना हो तो जरूर चलूंगा। ठीक है, हम शाम से ठीक पहले निकलेंगे। किसी को बताना नहीं। अगर कोई बुरा आदमी जान गया तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, किसी को नहीं बताऊंगा पिताजी। माधव और उसका बेटा रघु जंगल की ओर निकल पड़े। दोनों तेजी से चल रहे थे। जब वे उस डटे जगह पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। हाँ, इसी जगह मैंने देखा था कि 2 डकैतों ने पैसे भरे पोटले छुपाए थे। यहाँ झाड़ियां और बेलों के नीचे वो पोटले छुपाए गए थे। यह सब बात करते हुए माधव और रघु झाड़ियों को हटाने लगे, लेकिन सब कुछ हटाने के बाद भी उन्हें कोई पोटले नहीं मिले। यह देखकर रघु गुस्से से भर गया। आपने मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाया है ना? असल में आप मुझसे लकड़ी कटवाना चाहते हैं, है ना? मेरा विश्वास करो रघु बेटा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। 2 डकैतों ने पोटले यहाँ छुपाए थे। अगर आपने खुद देखा था तो वो पोटली कहाँ गई? उड़कर तो नहीं जा सकता। मैंने हटा दिए हैं, वे अब मेरे पास है। माधव और रघु चौंक कर पीछे देखते हैं। उनके पीछे एक साधु बाबा खड़े थे। दोनों हैरान होकर उनके चरणों में झुक जाते हैं। हमें क्षमा करें साधु बाबा। दरअसल हमारे पूरे गांव पर संकट आ गया है। गांव में भोजन नहीं है। अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो लोग भूख से ही मर जाएंगे। अगर वह धन मिल जाए तो हम गांव को बचा सकते हैं। लेकिन यह धन डाकातियों का है। यह वैद्य
नहीं है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। इतनी बड़ी संपत्ति पाकर कोई भी अच्छा आदमी बुरा बन सकता है। वह इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। लेकिन साधु बाबा, हम इसे बुरे काम के लिए नहीं ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य बहुत नेक है। हमें गांव को भुखमरी से बचाना है। ठीक है, तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सच में भलाई के लिए इस धन का उपयोग करोगे। ये लो, मैं तुम्हें एक नक्शा देता हूं। इस नक्शे की मदद से तुम्हें धन को ढूंढना होगा। रास्ते में कई अच्छाई की परीक्षाएं पार करनी पड़ी तो नमचंद शक्ति है। तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सच में भलाई के लिए इस धन का उपयोग करोगे। यह लो, मैं तुम्हें टैप में एक नक्शा देता हूं। इस नक्शे की मदद से तुम्हें धन को ढूंढना होगा। रास्ते में कई अच्छाई की परीक्षाएं पार करनी पड़ेगी। अगर तुम सभी परीक्षाएं पार करते हो तभी तुम्हें धन मिलेगा, वरना नहीं। अगले दिन सुबह शांति नदी से पानी भरने जाती है। वहां उसकी मुलाकात पड़ोसन कमला से होती है। ये क्या दीदी, आज इतनी देर से पानी भरने आई हो? वरना तो हमेशा मुझसे पहले पानी लेकर चली जाती हो। अरे मत पूछ बहन, कल रात रघु और उसके पिताजी की बातों का कोई अंत ही नहीं था। कहीं से कोई खजाने का नक्शा लेकर आए हैं। उसी पर चर्चा करते करते रात बीत गई। इसी चक्कर में नींद ही नहीं काम। क्या कह रही हो, खजाने का नक्शा? हाँ बहन, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और वो लोग खजाना ले आए तो पूरे गांव का भला होगा।